अब थोड़ा सा मैं एक बार रिवाइज करते फिर से चलूँगा आपको। ये वाला टॉपिक है आपका सेल्फ इंडक्शन। इससे जस्ट पहले आपने पढ़ा म्यूचुअल इंडक्शन। म्यूचुअल इंडक्शन में क्या था आपका, दो कॉयल थी और दो कॉयल में से एक कॉयल में जब करंट में चेंज हुआ तो दूसरी कॉयल में क्या प्रोड्यूस होगा, इंड्यूस ईएमएफ, इंड्यूस करंट। ध्यान देना, मैंने तुम्हें इससे पहले बताया था ये इंडक्शन शब्द है, प्रेरण शब्द है, इसमें फिजिकल टच कहीं भी नहीं होता। जैसे कि दो आपकी जो आपकी कॉयल थी उनमें कहीं फिजिकल टच नहीं हो रहा था, टच नहीं हो रही थी, वो बस आसपास रखी हुई थी। ये कुछ ऐसा ही है जैसे कि आप दो बच्चे हो और एक को देख के दूसरा वाला क्या हो जाए, प्रेरित हो जाए। एक पढ़ने लग गया, देखा देखी दूसरा भी क्या हो गया, उसे पढ़ने लग गया। उसने उसे फिजिकल वो नहीं किया, कंपाइल की, भाई पढ़, जबरदस्ती नहीं खींचा। तो इंडक्शन का मतलब होता है इसमें फिजिकल कहीं भी टच नहीं होता, कंपाइल नहीं होता। क्लियर? आगे देखो। अब दूसरा टॉपिक आता है वो सेल्फ इंडक्शन। सेल्फ इंडक्शन का मतलब अपने आप में ही क्या हो जाए, जब विद्युत वाहक बल उत्पन्न हो जाए या प्रेरित धारा उत्पन्न हो जाए। वहाँ पे दो थे, यहाँ पे सिंगल है। तो अगर पहला समझ गए तो ये भी क्या है, आसानी पड़ेगा आपको। देखो हुआ क्या यहाँ पे, ध्यान देना। ये एक आपका क्या है, कोई कॉइल है या इंडक्टिव कॉइल है, सर्किट बना रखा है मैंने। इस पे ये लगा है आपका एक सेल या बैटरी, ये है रियोस्टेट। करंट जब फ्लो करेगा इस पे, अगर करंट यूनिटरी है, करंट के मान में कोई चेंज नहीं हो रहा है तो फिर तो कुछ नहीं होगा। लेकिन अगर रियोस्टेट की मदद से करंट को बढ़ाया जा रहा है या घटाया जा रहा है तो ऐसे में इस पर जो फ्लक्स का लगा है यहाँ पे देखिए, करंट फ्लो हुआ, माना कि फ्लक्स फाई क्या हो गया, प्रोड्यूस हो गया। इस करंट के कारण फ्लक्स फाई क्या हो गया, प्रोड्यूस हो गया। जब करंट में चेंज हुआ तो करंट में चेंज होने के कारण क्या हो गया, फ्लक्स में भी चेंज होगा। और हम लोग जानते हैं फैराडे के लॉ से, जब फ्लक्स में चेंज होगा तो वहाँ पर क्या उत्पन्न हो जाएगा, इंड्यूस ईएमएफ या इंड्यूस करंट। क्लियर? समझो क्या हुआ यहाँ पे, करंट के मान में चेंज होने पर इससे एसोसिएटेड फ्लक्स के मान में चेंज हुआ और फ्लक्स के मान में चेंज होने से यहाँ पर इसकी विपरीत दिशा में एक धारा और उत्पन्न हो गई जिसे हम लोग कहते हैं प्रेरित धारा। विद्युत वाहक बल जो उत्पन्न होगा, प्रेरित विद्युत वाहक बल। इस घटना को हम लोग बोलते हैं सेल्फ इंडक्शन या स्वप्रेरण। अब समझो मैं डेफिनेशन में कैसे बनाऊंगा इसे, बोलूं? देखो, व्हेन इंड्यूस ईएमएफ और इंड्यूस करंट इज प्रोड्यूस इन कॉइल ड्यू टू चेंज इन करंट इन क्या आएगा, इटसेल्फ या इन उसी कॉइल में, तो ऐसे में क्या हो जाएगा, दिस इज कॉल्ड सेल्फ इंडक्शन। अपनी कॉइल में ही करंट के चेंज होने के कारण एक विपरीत दिशा में क्या इंड्यूस करंट का उत्पन्न हो जाना, दिस इज कॉल्ड सेल्फ इंडक्शन। विपरीत दिशा में क्यों उत्पन्न हो रहा है आपका ये, क्योंकि लेंज के लॉ से क्या होगा, उसी का विरोध करेगा, इससे उत्पन्न हो रहा है। किससे उत्पन्न हो रहा है ये, जब करंट में चेंज हुआ तो फ्लक्स में चेंज हुआ, तो करंट में चेंज से उत्पन्न हुआ तो उसी के विरोध में अपोजिट डायरेक्शन में ये करंट क्या होगा, फ्लो करेगा। क्लियर? अब वैसे ही करना जैसे हमने किया था पहले, क्या आ जाएगा, फाई बी प्रोपोर्शनल टू आई। यहाँ पर उत्पन्न हो रहा है मैग्नेटिक फ्लक्स, किस में उत्पन्न हो रहा है, धारा से उत्पन्न हो रहा है, जो पहले धारा बह रही थी इसकी, दिस, और इसे हटाएंगे तो फाई बी इज इक्वल टू एल आई, वेयर एल इज कॉल्ड कोफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्शन। लिखिए, बिल्कुल वैसे ही जैसे पहला वाला है, बस अपने में ही हो जाएगा प्रोड्यूस, ये अंतर। ठीक है? डेफिनेशन कैसे बनेगी इसकी, अगर यहाँ पर फाई बी इज इक्वल टू हो जाएगा एल इफ आई इज इक्वल टू 1 एम्पियर, तो पहले डेफिनेशन क्या बनेगी इसकी, ठीक है, करंट का मान 1 एम्पियर होने पर जो मैग्नेटिक फ्लक्स उत्पन्न होगा दैट इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, कोफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्शन, या कोफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्शन इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, मैग्नेटिक फ्लक्स ऑन दैट कॉइल व्हेन करंट इज फ्लो इज 1 एम्पियर। पहली वाली क्लियर? अब अगर इसका हम लोग क्या करेंगे, दोबारा से डिफरेंशिएशन करेंगे विद रिस्पेक्ट टू टाइम। देखो, डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू टाइम वी गेट, समय के सापेक्ष अवकलन करने पर डी फाई बी अपॉन डी टी इज इक्वल टू एल डी आई अपॉन डी टी। ठीक है?
और फैराडे के सेकंड लॉ से हम दोबारा जानते हैं कि d∅v/dt रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स इज इक्वल टू इंड्यूस ईएमएफ। तो सेकंड लॉ ऑफ फैराडे, ठीक है, क्या जाएगा, d∅v/dt इज इक्वल टू इंड्यूस ईएमएफ, इंड्यूस, ठीक है, आई एन लिख रहा हूँ मैं। तो यहाँ से E इंड्यूस इज इक्वल टू L di/dt लिखिए। क्योंकि इससे पहले टॉपिक में हो चुका है तो मैं इसलिए बिल्कुल वही चीज़ आपको दोबारा से लिखनी है। बस अंतर क्या है, अपने में ही इंड्यूस करंट प्रोड्यूस हो गया। तो यहाँ से डेफिनेशन क्या बन जाएगी दूसरी, जैसे वहाँ बनी थी आपकी, यहाँ से E इंड्यूस इज इक्वल टू L व्हेन di/dt इज इक्वल टू 1। लिखो ये वाला, थोड़ा साफ ही कर लेता हूँ, एक मिनट। व्हेन di/dt इज इक्वल टू 1 लिखो, क्या बन जाएगा, कोफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्शन इज इक्वल टू इंड्यूस ईएमएफ इन दैट कॉइल व्हेन रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट इज यूनिटरी। यानी किसी भी कॉइल में या क्लोज सर्किट में करंट में परिवर्तन 1 होने पर, एकांक होने पर जो इंड्यूस ईएमएफ उत्पन्न हो जाता है दैट इज इक्वल टू कोफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्शन, वह 100 प्रेरण गुणांक के बराबर होता है। तो दो चीज़ें थी, म्यूचुअल और एक सेल्फ, कोई भी एक पूछ सकता है आपसे, ये क्लियर है। एक चीज़ और जो आपसे पूछेगा ज़रूर वो है कि इसका मात्रक बताओ एल का, एल और एम, यानी कोफिशिएंट ऑफ म्यूचुअल इंडक्शन एंड कोफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्शन, इसका मात्रक होता है हेनरी। वेरी इंपॉर्टेंट, एक नंबर है पूछता है, द यूनिट ऑफ कोफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्शन और म्यूचुअल इंडक्शन इज हेनरी। वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि हेनरी एक साइंटिस्ट है जिन्होंने इसे खोजा था, फैराडे के साथ साथ हेनरी ने भी इसे खोजा था आपका, ये इंडक्शन उन्होंने निकाला था आपका, तो उनके नाम पे क्या हो गया, इसकी यूनिट जो है वो हेनरी है। ये यूनिट ज़रूर ध्यान रखना। मैग्नेटिक फ्लक्स की यूनिट क्या होती है, वेबर, ध्यान रखना, मैग्नेटिक फ्लक्स को, इलेक्ट्रिक फ्लक्स को यूनिट इज वेबर, और इंडक्शन की यूनिट क्या होती है, हेनरी। तो ये आपको बिल्कुल ध्यान रखना, एक नंबर पे बहुत पूछता है आप लोगों से, ये क्लियर। और लास्ट टॉपिक इस बुक का मेरा तो इम्पोर्टेंट टॉपिक, ध्यान से देखना, बुक्स में थोड़ा सा वो उतना अच्छा दे नहीं रखा है, तो थोड़ा ध्यान से देख लीजिएगा। ये है एडी करंट। टॉपिक है आपका एडी करंट। एक छोटा सा फिगर बनाता हूं मैं, फिर समझा दूंगा। देखो, ठीक है, ये कुछ क्या है पहले समझ लो इसे। दो बड़े मैग्नेट रखे हुए हैं और मैग्नेट के बीच में किसी एरिया को लटकाया हुआ है आपका, ये लटका हुआ है, हैंग कर रहा है, कुछ ऐसा समझिए। जैसे कि एक मैग्नेट यहाँ नॉर्थ पोल, इधर साउथ पोल, और इसे मैंने धागे से लटका रखा है ऐसे इस एरिया को, ठीक है। और ये एरिया का स्विंग मैं करवाऊंगा, समझना अब क्या हो रहा है। अगर इस एरिया को स्विंग करवाया जाए, मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्स कैसे जाएगी, नॉर्थ से साउथ की ओर। अगर ये स्विंग करेगा, ध्यान देना, यहाँ पे मैग्नेटिक लाइन ऑफ फिक्स है, फ्लक्स क्या होगा, कम हुआ गया, फिर वापस बड़ा 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 बड़ा, फिर कम होना शुरू हो गया। यानी कि स्विंग करने पर फ्लक्स में क्या होगा, इसमें चेंज होगा। और हम जानते हैं फैराडे के लॉ से कि मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक विद एनी कॉइल जब चेंज होता है तो क्या प्रोड्यूस होता है, इंड्यूस करंट, इंड्यूस धारा बहेगी। लेकिन दिक्कत क्या है, अगर तो ये होता कॉइल, एक लपेटा होता है, क्या होता, मान लो एक तार लपेटा होता, तब तो करंट इजीली इसमें प्रोड्यूस हो जाता। बट ये क्या है, एक सरफेस है पूरा का पूरा, इसमें कोई वो नहीं है, यानी कि इसमें पाथ नहीं है करंट का अपना। समझ में आ रहा है ना। अगर तार होता तो करंट इजीली फ्लो होता, बट क्योंकि यहाँ पे पूरा पाथ नहीं दिया हुआ है, तो ऐसे में क्या होता है, ध्यान देना, एक करंट
यूं करके गोल 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 घूमने लगता है इसके अंदर ऐसे। ये इंड्यूस करंट है जो सरफेस में घूमने लगेगा। जैसे पानी में भंवर होता है ना, भंवर, तो पानी में भंवर की तरह क्या होता है, धारा बनने लगती है। दिस इज कॉल्ड एडी करंट। एडी शब्द जो है ना, एडी का मतलब ही होता है आपका, एडी का मतलब पानी में धाराएं बनती है, दैट इज कॉल्ड एडी। इसलिए से क्या बोलते हैं, एडी करंट। तो इसका क्या डेफिनेशन आ जाएगी आपकी, क्या आएगा, whenever magnetic flux linked with any surface या conductive surface changes with time, then a current is produced या एक circulating current is produced in that surface. This is called eddy current. इसे बोलते हैं एडी करंट। समझ में आ रहा है? तो इसे देख लो। इसमें क्या है आपका, स्विंग कर रहा है, मैग्नेटिक फ्लक्स में क्या हो रहा है, चेंज। तो या तो इसे स्विंग करवा लो चेंज सरफेस को, या इसे ऐसे ही रहने दो और मैग्नेट को घुमा लो। तो मैग्नेट भी अगर घूम रहे हैं, मैग्नेट पोजीशन चेंज करेंगे तो भी ओवरऑल क्या हो रहा है आपका, फ्लक्स में चेंज हो रहा है। इसको एडी करंट। इसमें कोई दिक्कत, ये समझ गए क्या हुआ। अब देखो होता क्या आपका एडी करंट, ठीक है। अभी लेंज लॉ से आपने पढ़ा है, एडी करंट हो या इंड्यू, क्यों, बिकॉज दिस इंड्यूस करंट, तो इसकी डायरेक्शन हमेशा कैसी होगी, कुछ ऐसी होगी कि उसी का विरोध करेगी, इससे ही क्या हो रही है, उत्पन्न हो रही है। तो क्या होगा, अगर मैंने स्विंग करना, जैसे ही मैंने छोड़ा उसको, ये स्विंग करना शुरू हुआ और जैसे ही करंट फ्लो करेगा रुक जाएगा एकदम से। फिर हम स्विंग करवाएंगे इसे, तो करंट की डायरेक्शन कुछ ऐसी होगी जो इस रिलेटिव मोशन का क्या करेगी, विरोध। ये स्विंग जो कर रहा था, ये इधर इधर स्विंग, इसका क्या करेगी, विरोध। तो तुरंत इसे क्या करेगी, रोक देगी। लेंज का नियम, ये क्लियर। एडी करंट प्रोड्यूस हुआ, उसने इसे क्या किया, वहीं पे रोक दिया, ठीक। दूसरी चीज़ क्या होती है, अगर ये सरफेस किसी ऐसी चीज़ की बनी, से लोहे की है, सॉफ्ट आयरन की है, तो इस करंट से क्या होता है, हीट प्रोड्यूस होती है बहुत ज़्यादा। कभी कभी क्या होता है, बहुत ज़्यादा गर्मी प्रोड्यूस होती है इसकी। एक तो मोशन रुकेगा, अगर हम ज़बरदस्ती मोशन करवाएंगे तो हीट प्रोड्यूस होगी बहुत ज़्यादा, और ये हीट क्या होती है, हमारी अनवांछित होती है, हमें चाहिए नहीं होती है हीट, तो कभी कभी ये नुकसान भी करती है। तो हीट अप बहुत ज़्यादा होता है। समझ गए, ये एडी करंट है। अब समझो इसके आपका कहाँ पे हम इसे हटाते हैं इस चीज़ को, या नुकसान देती है, और कहाँ पे इसका यूज़ किया जाता है, दोनों चीज़ समझना। होता क्या आपका, ट्रांसफार्मर हो गए, डायनामोज हो गए, इंडक्टिव कॉइल्स हो गई, इन कुछ चीज़ों, ट्रांसफार्मर देखे हमने बड़े बड़े, तो ट्रांसफार्मर में क्या होता है, मैग्नेट रखना पड़ता है हमें, और करंट हम लोग फ्लो करवाते हैं वहाँ पे। तो होता क्या है, जो सरफेस होती है वहाँ बनी हुई बड़ी बड़ी लोहे की प्लेटें होती हैं वहाँ पे, उनमें क्या होता है, एडी करंट प्रोड्यूस हो जाता है, जिससे कि हीट बहुत ज़्यादा उत्पन्न हो जाती है। तो वहाँ पे हम लोग चाहते हैं कि एडी करंट को कम किया जाए, ख़त्म किया जाए, नुकसान दे रही है। तो कैसे ख़त्म करोगे, इसे ध्यान देना। यहाँ पे हम लोग, माना ये सरफेस देखो कैसी है, ये खूब मोटी सरफेस है, बहुत बड़ी, ये देखो, देखो ये कुछ बहुत बड़ा हुआ है मान लो, ठीक है, इसका साइज कुछ ऐसा है, खूब मोटा। अगर कोई बहुत ज़्यादा मोटी आपकी कोई मान लो कि स्टील है या लोहे की वो है ये, तो हम क्या करेंगे इसे, देखो पहली चीज़, इसे क्या कर दो, ब्रेक कर लो। यानी कि हम लोग एक प्लेट को बहुत छोटे छोटे कई हिस्सों में क्या करते हैं, काट लेते हैं। जैसे कॉपी के पेज होते हैं ना आपके, तो उसे क्या कर दिए, छोटे छोटे भागों में काट लो, एक चीज़। दूसरी चीज़, इनमें क्या कर दो, लेमिनेशन कर दो, प्लेट में लेमिनेशन कर दो। अगर प्लेट लेमिनेटेड हो जाएगी तो एडी करंट का मान क्या होगा, अपने आप ही कम होता है। तो किया क्या जाता है वहाँ पे, ध्यान देना। एक तो एरिया का मान क्या कर दो, उसे कई भागों में बांट लो, एरिया को छोटी छोटी प्लेट्स बना लो, एक की जगह 10 प्लेटें क्या करो, मिलके लगा लो, और उनको क्या कर दो, सबको लेमिनेट कर दो। तो लेमिनेशन के द्वारा हो गया, या कई सारी प्लेट्स को यूज़ करके हम इसके मान को कम कर लेते हैं। तो बहुत ज़्यादा हीट वो करता है प्रोड्यूस आपका, ताकि ट्रांसफार्मर या डायनामो ढंग से काम कर सके। इसके अलावा कुछ और भी क्या आता है, इसके बीच में क्या भर दो, कुछ ऐसी चीज़ भर दो जो कंडक्ट क्या करे, ना करती हो। कभी कभी देखो प्लेटों को लेमिनेट किया, और लेमिनेट करने के बाद उनके बीच इंसुलेटर डाल दो, कोई कागज़ डाल दिया, रबर डाल दिया, ताकि क्या करे, आपस में कॉन्टैक्ट ना हो पाए, एडी करंट का मान मिनिमाइज हो जाए। ये दो चीज़ समझे। एक तरीका और है, देखो अगर मैं, ये सरफेस पहले थी, इस पे एडी करंट ऐसे बन रहा था कुछ, इस सरफेस के एरिया को ही कम कर दो, देखो कुछ ऐसा बना दो, देखो ये ध्यान दो, इस सरफेस को कुछ ऐसे बना दो, तो एडी करंट कैसे प्रोड्यूस होगा, देखिए यहाँ से होगा कुछ ऐसा, हल्का सा, हल्का, बिल्कुल, यानी एडी करंट का जो वैल्यू होगी उसका मान क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा।
तो हम लोग सरफेस एरिया को कम करके भी एडी करंट के मानों को कम कर सकते हैं। तो जहाँ पे हीटिंग इफेक्ट पैदा कर रहा है या हमें नहीं चाहिए इसकी वैल्यू, तो लेमिनेशन करके, प्लेट्स को यूज़ करके और सरफेस एरिया को कम करके हम लोग उसके मान को कम कर सकते हैं। समझ में आया? अब इसके यूज़ देख लो क्या होते हैं। ये तो इसके नुकसान थे, इसे हमें कम करना है, रिड्यूस करना है इफेक्ट को। अब इसके कुछ यूज़ भी हैं। तो पहला यूज़ जो आप लोग घरों में यूज़ करते हो अपने, सबसे पहले इसे मिटा दूँ, देखो इंडक्शन कुकर या इंडक्शन फर्नेस लिख लो। इसको समझो, ठीक है जी। अब इसके उपयोग क्या है, देखो इसके नुकसान अगर हैं तो कुछ उपयोग भी हैं इसके। तो पहला उपयोग, जो घरों में आपके इंडक्शन कुकर देखा है आपने, इंडक्शन में सब बनाते हो, अब तो घरों में तो इंडक्शन यूज़ किया जा रहा है। सेम वो जो काम करता है एडी करंट पे ही काम करता है। अभी मैंने आपको बताया, अगर हम लोग क्या करेंगे, किसी भी सरफेस से जुड़े मैग्नेटिक फ्लक्स में चेंज करेंगे तो एडी करंट फ्लोज होगा, उत्पन्न होंगे। और अगर हम सरफेस को कुछ ऐसा ले लेंगे, लोहे का ले लिया या क्या करेंगे सॉफ्ट आयरन का ले लिया, कुछ मटेरियल ऐसे होते हैं जो बहुत ज़्यादा हीट उत्पन्न करते हैं आपका। तो इंडक्शन में आपका होता क्या है, आप देखते हो इंडक्शन प्लेट ऊपर होती है, प्लेट इसके अंदर का जो होता है, इसमें क्या होता है, हम मैग्नेटिक जो फील्ड होता है इसमें क्या कर रहे होते हैं हम लोग, चेंज कर रहे होते हैं, इसे कम ज़्यादा कर रहे होते हैं। तो फील्ड में चेंज के कारण इस प्लेट पे उत्पन्न होती है आपकी एडी करंट, और एडी करंट से प्लेट क्या होती है, गर्म होने लगती है, और उस गर्मी का हम यूज़ कर लेते हैं अपने खाना बनाने में, किसी और चीज़ में। इंडक्शन फर्नेस है, ये भी एक टर्म है आपका। इसमें क्या होता है, बहुत बड़ी भट्टी ली आती है, इसके चारों ओर क्या है, मैग्नेट रखे रहते हैं, ऐसे मैग्नेट है, ये नॉर्थ पोल मान लो, साउथ पोल। हम मैग्नेट के मान में क्या करेंगे, चेंज करेंगे, इसमें एडी करंट प्रोड्यूस होगा, वो उत्पन्न करेगा हीटिंग इफेक्ट, इतना गर्म कर देगा उसे कि इसके अंदर कोई भी चीज़ को पिघलाया जा सकता है। तो ये एक फर्नेस या भट्टी की तरह काम करने लगती है। तो फर्स्ट एग्जांपल हो गया इसका इंडक्शन कुकर और इंडक्शन फर्नेस। हीटिंग इफेक्ट ऑफ क्या जाएगा, एडी करंट। सेकंड देखो, इलेक्ट्रिक ब्रेक। समझो इसे, यहाँ ध्यान दो, ठीक है। हमारे जिसमें देखो बाइक हो गई, कार हो गया, बाइक में सिंपल ब्रेक यूज़ किए जाते हैं, डिस्क ब्रेक यूज़ किए जाते हैं, उससे ऊपर वैक्यूम ब्रेक होते हैं। पर जो मेट्रो ट्रेन वगैरह होती है, बड़ी बड़ी ट्रेन, मेट्रो ट्रेन मतलब देखिए, मेट्रो ट्रेन की विशेषता होती है झटके नहीं लगते उसमें। मेट्रो ट्रेन बहुत तेज़ चलती है स्पीड से, और जब ब्रेक लगते हैं तो झटका भी उसमें नहीं आता। तो वहाँ पर हम लोग क्या करते हैं, एडी करंट को यूज़ करते हैं टू क्या आएगा, मेक दिस इलेक्ट्रिक ब्रेक्स। इलेक्ट्रिक ब्रेक यूज़ करेंगे जो काम करते हैं आपका किसमें, एडी करंट के या इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के फिनोमिना पर। होता क्या, देखो माना ये कोई इनका टायर है, ध्यान देना, इधर भी मैग्नेट लगा दो और पीछे से मैग्नेट लगा दो, पीछे की तरफ ऐसे करके। लेट ये टायर घूम रहा है, टायर किसका होता है, किसी भी ट्रेन का, लोहे का होता है टायर हमेशा। माना दोनों तरफ मैग्नेट लगे हुए हैं इसके, ठीक। अब होगा क्या, जब आपको ब्रेक अप्लाई कर रहे हैं तो इन मैग्नेट को हम लोग क्या करते हैं, एक्टिवेट करते हैं। जैसे ही ब्रेक मारोगे ये मैग्नेट क्या होंगे, दोनों एक्टिवेट हो जाएंगे। मैग्नेट एक्टिवेट हो गए तो इनके बीच में क्या प्रोड्यूस हो गया, मैग्नेटिक फील्ड, जिस कारण से इस लोहे के टायर में वो करंट होगा या जो प्रोड्यूस होगा, दैट इज एडी करंट। और एडी करंट लेंज के नियम से किसका प्रपोज करेगा, अपोज करेगा, उसी चीज़ का, इससे कि वो क्या हो रहा है, प्रोड्यूस हो रहा है, गति का विरोध करेगा। और क्या हो जाएगा, एडी करंट के कारण ट्रेन तुरंत रुक जाती है। जैसे मैंने बताया स्विंग कर रहा था ना, जब करंट प्रोड्यूस रुक गया एकदम से, वही चीज़ यहाँ पे होनी है। जैसे मैग्नेट एक्टिवेट होंगे, एडी करंट इस ट्रेन को रोकने का काम करता है। दिस इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक ब्रेक, ठीक। तीसरे आ जाओ, इसमें है स्पीडोमीटर। स्पीडोमीटर क्या होता है, बाइक वाइक या कार में देखा होगा, स्पीड जो बताता है आपको 40 में चल रही है, 60 पे चल रही है स्पीड, उसे बोलते हैं स्पीडोमीटर। इसमें होता क्या आपका, जैसे कि आपका बाइक का टायर है, ये टायर का रिम हो गया आपका, छोटे से इसमें मैग्नेट लगा दो, फिर से जैसे यहाँ पे लगाए 2 मैग्नेट लगा दिए, छोटे छोटे आपके मैग्नेट। उन मैग्नेट में इतना ही आपका प्रोड्यूस करना है मैग्नेटिक फील्ड कि वो सिर्फ ये बताएं कि स्पीड या रोकने का काम नहीं करेंगे, वो उनका काम क्या होगा, सिर्फ स्पीड को ज्ञात करने का। देखो होगा क्या, ये घूमने लगा, तुम्हारा रिम घूमा, रिम घूमने से जो उत्पन्न होगा एडी करंट। अब एडी करंट का काम होगा इस सुई को घुमाना, जो सुई होती है 10, 20, 30 जो भी है,
तो ये वेरी स्मॉल एडी करंट प्रोड्यूस, जिसका काम है स्पीडोमीटर की सुई को मूव कराना। ठीक है, तो स्पीडोमीटर की या स्पीड ज्ञात करने के लिए भी इसका यूज़ किया जा सकता है। एक और उपयोग देख लो, लास्ट चौथा, डेड बीट गैल्वेनोमीटर। एक चीज़ और समझो, लास्ट चीज़, ये यूज़ है इसके, कभी पूछ लेगा आपसे, कई बार 3 या 5 नंबर पे आ गया तो पूरा पूछेगा आपसे क्या होता है, कैसे प्रोड्यूस होता है, इसके उपयोग बताओ, तो लिखना पड़ते हैं यहाँ पे। देखिए इसका आखिरी उपयोग देख लीजिए, दैट इज डेड बीट गैल्वेनोमीटर। हमने गैल्वेनोमीटर पढ़ा, इससे पहले कौन सा वाला पढ़ा, मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर, ध्यान है, उसमें क्या था, करंट जाएगा तो सुई एक तरफ जाएगी, लेकिन उसके बाद एक स्प्रिंग भी लगी थी, उसमें स्प्रिंग का काम क्या था, वापस जीरो पे लाना। तो डेड बीट वाले में कुछ नहीं होता, स्प्रिंग की जगह हम लोग एडी करंट को यूज़ करते हैं उसे वापस लाने के लिए। होता क्या है, जैसे ही करंट प्रोड्यूस होगा सुई क्या होगी, एक तरफ जाएगी, तो जैसे ही सुई मूव करेगी, चलो हल्का सा बताया था मैं तुम्हें, एक क्या था उसमें, कुछ ऐसा था, नॉर्थ पोल साउथ पोल, बीच में एक आयरन का वो था जिसपे कि तार क्या लपेटी हुई थी हमने ऐसे करके, देखो यहाँ पे टर्मिनल T1 T2, जैसे करंट फ्लो किया इस पर लगा एक टॉर्क, जिसने से क्या किया, सुई को घुमा दिया, जीरो से क्या हो गया, घुमा दिया। ध्यान देना, जिस पर इसे लपेटा हुआ है ये अंदर वाला ये ड्रम, अगर वो आयरन का बना होगा, लोहे का बना होगा, ध्यान देना, तो इस पर भी क्या उत्पन्न हो जाएगा, एक अंदर इसके कॉइल के नहीं कह रहा हूँ मैं, इसके अंदर इसमें कॉइल लपेटी हुई है, इसमें उत्पन्न होता है एडी करंट, और एडी करंट इस करंट को अपोज करेगा या इस डिफ्लेक्शन को अपोज करेगा और इसे वापस लाने का क्या करेगा, प्रयास करेगा। बस, तो जैसे ही करंट फ्लो कराओगे सुई एक तरफ जाएगी, जैसे ही करंट हटेगा वापस इससे अपनी जगह पर जाएगा। तो डेड बीट गैल्वेनोमीटर में हम लोग स्प्रिंग की जगह एडी करंट को यूज़ करते हैं टू क्या आएगा, टू मेंटेन इट इज ओरिजिनल पोजीशन, जीरो पे लाने के लिए इसे। तो ये सारा है आपका एडी करंट, इसका कहाँ पे उपयोग होता है और कहाँ पे हम इसके उपयोग को नहीं चाहते हैं, क्या इसकी हानि है, उसे कम करने के लिए क्या करते हैं। क्लियर। तो इस प्रकार के अभी चैप्टर कितने हो गए, 4 चैप्टर पूरे हो चुके हैं, सेशनल में 4 चैप्टर आपके आएंगे, इन्हें पढ़ लीजिएगा। क्लियर, चलो थैंक यू।